मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें करंट के प्रेजेंस और डायरेक्शन का पता चलता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक और वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और साथ में हम पढ़ेंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में एंड वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। So first is galvanometer. A galvanometer is a device which is used to detect the presence of current. ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है which is used to detect the presence of current. ये केवल आपको ये बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इन द गिवन सर्किट एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट। और साथ में ये भी बताएगा कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये करंट को मेजर नहीं करता है, ठीक है ना। करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोला जाता है अमीटर, ठीक है। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है गैल्वेनोमीटर और अमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो केवल ये बताता है कि करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। बट कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें बताएगा अमीटर, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट एंड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट, ठीक है ना। अगर उसको बहुत डिटेल में आपको स्टडी करना है तो गैल्वेनोमीटर जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर एंड सेकंड नंबर जो होता है उसको बोला जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, देखिए दो कॉइल, एक कॉइल है और दो मैग्नेट लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो दोनों में से एक जो है वो रोटेट करता है और दूसरा जो है वो काय में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, नाम से ही पता चल रहा है मूविंग मैग्नेट, इसका मतलब हुआ कि इसमें मैग्नेट जो है वो रोटेट करता है और जो कॉइल है वो काय में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है ना। तो मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर द कॉइल रिमेन स्टेशनरी एंड द मैग्नेट इज डिफ्लेक्टेड। और सेकेंड टाइप का जो होता है उसे बोला जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो हमारे सिलेबस में है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर मैग्नेट रिमेन स्टेशनरी और कॉइल जो है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कॉइल घूमता है और मैग्नेट जो है वो काय में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर में भी अलग अलग तरीके के गैल्वेनोमीटर्स आपके पास मिलेंगे, बट जो जनरली हम लैब में जो हम यूज करते हैं वो होता है पिवोटेड और वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। तो ये जो आपने देखा होगा लैब में जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो वहां इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेगा और इसको बोला जाता है वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर और पिवोटेड गैल्वेनोमीटर। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फॉर्म है, ठीक है ना। इसमें कॉइल रोटेट करता है एंड मैग्नेट जो है वो काय में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है। बाहर से ऐसा दिखता है लेकिन अगर अंदर का उसका स्ट्रक्चर देखे तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर कॉइल which is made of winding a large number of turn of thin insulated copper wire on the frame of aluminium। आप देख रहे हो डायग्राम में ए बी सी डी, ये जो होता है एक एल्यूमिनियम का फ्रेम लिया जाता है और एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर कॉपर वायर, थीन कॉपर वायर को कई टाइम्स लपेट कर एक कॉइल फॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसका फर्स्ट पार्ट जो हो गया कौन सा हो गया, एबीसीडी। ये क्या होता है, कॉइल होता है, एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर कॉपर वायर को वाइंड करके कॉइल फॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। At the both end of the coil near the pivoted, two spring are attached with the coil, ठीक है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो पूरा कॉइल होता है उसको हम दो स्ट्रिंग के हेल्प से यहाँ पे इस तरीके से लगाया जाता है और बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग्स लगी हुई है। ये जो टू लगी यहाँ पे दिख रहा है आपको T1 एंड T2 से जो कनेक्टेड है वो यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग्स लगी हुई है, ठीक है ना। तो टू स्प्रिंग्स होती है, ठीक है ना, which are connected to the terminal of through T1 and T2, T1 और T2 से कनेक्टेड है। आप देखेंगे यहाँ पे अभी जो ओरिजिनल डायग्राम है इसमें ये जो स्विच लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो T1 होता है और ये वाला जो पार्ट होता है T2 होता है। एक से करंट अंदर इंटर करेगा और दूसरे से करंट बाहर आएगा, ठीक है। तो जब भी आप सर्किट में इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको वायर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो T1 एंड T2 जो है वो ये वाला पार्ट है, T1 एंड T2, और ये किससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो कॉइल के दोनों एंड्स जो है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है और स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वो किससे कनेक्टेड है, T1 एंड T2 से, ठीक है। द कॉइल कैन रोटेट इन द शेप in the space between the pole pieces north and south of the strong permanent magnet। आप देखोगे ये जो पूरी कॉइल होती है इसको दो मैग्नेट्स के बीच में रखा जाता है, ठीक है ना। आप देख रहे हो ये नॉर्थ पोल है,
और ये कौन सा है, साउथ पोल है, ठीक है ना। तो दो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, और उसके बीच में कॉइल को रखा जाता है, जिसमें कॉइल क्या करता है, रोटेट करता है। तो मैग्नेट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर जब रोटेट करेगा, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि उसके ऊपर जैसे ही वो करंट फ्लो होता है तो दोनों तरफ फोर्स लगता है, लॉरेंज फोर्स। दिस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण कॉइल जो है वो अपने एक्सिस पे क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। द पोल ऑफ द मैग्नेट जो रहते हैं आर मेड सिलेंड्रिकल कॉन्केव एंड सो डैट द मैग्नेटिक फील्ड बिकम रेडियल, ठीक है ना। ये जो मैग्नेट के पोल है आप देख रहे हो इस तरीके से, ये जो है ये सिलेंड्रिकल कॉन्केव कट किया हुआ है। तो ये भी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिलेंड्रिकल कॉन्केव कट करने से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड रेडियल का मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा 90 हो जाएगा तो जो टॉर्क लग रहा है उसमें, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो कॉइल जो है वो तेजी से रोटेट करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मैग्नेट के जो टू पोल्स होते हैं उसको सिलेंड्रिकल कॉन्केव कट किया जाता है, ठीक है ना। अ पॉइंटर इज अटैच्ड विद द कॉइल विच मूव ऑन द सर्कुलर स्केल एज द कॉइल रोटेट, ठीक है ना। और साथ में आप देख रहे हो इस कॉइल के साथ एक पॉइंटर यहाँ पे अटैच है, ये वाला जो ये पॉइंटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये पॉइंटर जो है इस सर्कुलर स्केल पे क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उस गैल्वेनोमीटर में जो जीरो होता है ना वो सेंटर में रहता है, जीरो बीच में रहता है, इस तरीके से 1 2 3 इस तरफ रीडिंग रहेगा, इधर रीडिंग रहेगा, और जीरो स्केल जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, सेंटर पे रहेगा, ठीक है। तो या तो वो जो पॉइंटर है या तो वो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा इस तरीके से, या फिर राइट साइड में, इस साइड और इस साइड, इस तरीके से ये रोटेट करता है, ठीक है ना। तो जो पॉइंटर रहता है वो जो कॉइल है उसके साथ अटैच है। कॉइल जब रोटेट करेगा तो पॉइंटर अपनी पोजीशन पे रोटेट करेगा, किस पे, सर्कुलर स्केल पे, और जिससे हम रीडिंग्स को क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो इस तरीके से होता है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसमें वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं लैब में जो आप मिलेगा वो ये होता है वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, कैसे उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, तो अभी हमने बताया है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब वो उसको हम रखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो उसके ऊपर क्या लगता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, ठीक है ना। तो द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, लास्ट वीडियोस में हमने आपको बताया था कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल्स टू NIAB, टाउ इज इक्वल्स टू NIAB, साइन थीटा होता है, बट हमने मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल कर दिया तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहेगा टाउ इज इक्वल्स टू NIAB। N मींस नंबर ऑफ टर्न्स, I जो होता है करंट होता है, A एरिया ऑफ कॉइल, अभी बताया एल्यूमिनियम फ्रेम वाला जो रहता है एरिया ऑफ कॉइल, एंड B मींस होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है टाउ इज इक्वल्स टू वो होगा NIAB के, ठीक है ना, NIAB इक्वेशन नंबर 1 के, ठीक है। अब जब कॉइल रोटेट करता है, ड्यू टू विच द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क व्हेन द कॉइल रोटेट अ टॉर्शनल इज प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। आपने देखा होगा जब कॉइल रोटेट करेगा तो वहां पे नीचे हमने क्या लगा के रखा हुआ है, स्प्रिंग लगा के रखी हुई है, और वो जो स्प्रिंग है वो जब टाइट होगी, ठीक है ना, तो उसमें एक टॉर्शनल आएगा, ठीक है ना, एथर जिसे बोलते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाएगा। और ड्यू टू दिस टॉर्शनल टॉर्क आप देखोगे वहां पे जो कॉइल है वो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में रिटर्न आना स्टार्ट करेगी। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कॉइल को क्या कर रहा है, घुमा रहा है। जब कॉइल घूम रही है तो जो स्प्रिंग लगी हो रही है वो टाइट हो रही है, और जब स्प्रिंग टाइट होगी तो वो स्प्रिंग क्या ट्राई करेगी, कॉइल को फिर से इनिशियल पोजीशन में लाने का ट्राई करेगी, ठीक है ना, वापस घुमाने का ट्राई करेगी, ठीक है। तो जो स्प्रिंग के कारण भी उस कॉइल के ऊपर एक फोर्स लगता है, एक टॉर्क लगता है, और उसको बोलते हैं टॉर्शनल टॉर्क। एंड टॉर्शनल टॉर्क जो होता है उसका वैल्यू होता है C के, टॉर्शनल टॉर्क इज इक्वल्स टू C, वेयर C मींस होता है टॉर्शनल रिजिडिटी। C को क्या बोला जाता है, टॉर्शनल रिजिडिटी। ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, जैसे स्टील का स्प्रिंग लगा है तो स्टील के लिए टॉर्शनल रिजिडिटी अलग होगी, अदर किसी मटेरियल का लगा है तो उसके लिए C की, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ये। और फाई जो होता है वो डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल होगा, ठीक है ना। फाई क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, कॉइल कितना घूम रहा है वो हम किससे मेजर करेंगे, फाई से मेजर करेंगे। तो जो टॉर्शनल टॉर्क लगता है वो इज इक्वल्स टू C के, ठीक है ना, टॉर्शनल टॉर्क इज इक्वल्स टू C, ठीक है।
अब आप समझो इस चीज को कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कॉइल को एक डायरेक्शन में घुमा रहा है, ठीक है, और जो टॉर्शनल टॉर्क था वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। जो ज्यादा पावरफुल होगा, अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज ग्रेटर देन टॉर्शनल टॉर्क, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसको एक डायरेक्शन में घुमा देगा। अगर टॉर्शनल टॉर्क इज ग्रेटर देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो टॉर्शनल टॉर्क उस कॉइल को वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में लेके आ जाएगा। बट आप सपोज करो कि ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जिसमें टॉर्शनल टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों ही इक्वल हो जाए। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में घुमा रहा था, टॉर्शनल टॉर्क उसको वापस ला रहा था, अब दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। तो जो कॉइल है उस पोजीशन में काय में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है ना। कॉइल ना तो इधर घूमेगी ना इधर घूमेगी, कॉइल किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। और वो जो पोजीशन होता है उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। तो इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर हम बात करें तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है तो वो इक्वल होगा किसके, टॉर्शनल टॉर्क के। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉर्शनल टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना था हमारे पास, NIAB डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और टॉर्शनल टॉर्क की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, C5, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। और कॉइल काय में आ गया, रेस्ट में। तो जो पॉइंटर था वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, कॉइल रेस्ट में आ गया, और इस केस में NIAB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C5 के, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, करंट की। तो हम इससे I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो NAB इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो C अपॉन NAB इंटू 5K, I इज इक्वल्स टू C अपॉन NAB इंटू 5K, ठीक है ना। वेयर C मीन्स व्हाट, टॉर्शनल रिजिडिटी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर। तो हम स्प्रिंग का मटेरियल तो चेंज नहीं कर रहे, एक बार आपने जो मटेरियल का स्प्रिंग लगा दिया वही लगा रहेगा। तो C यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। N मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स। एक बार आपने जो कॉइल बना ली, सपोज करिए उसमें 100 टर्न्स आपने रखे वायर के, तो नंबर ऑफ टर्न्स वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो N भी क्या है, कांस्टेंट है। ए एरिया ऑफ कॉइल, एल्यूमिनियम का फ्रेम है, उसके ऊपर कॉपर वायर को वाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम का फ्रेम का जो एरिया है वो भी फिक्स है, एक बार जो रहेगा वही बार उसमें रहेगा। तो जो एरिया है वो भी कांस्टेंट है। और बी मीन्स इंटेंसिटी, तो मैग्नेट भी हम चेंज नहीं कर रहे, मैग्नेट के पोल भी वही है। तो जो इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी एज इट इज रहेगी। तो ये जो ऑल क्वांटिटीज है ये सब कैसी है, कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट को हम रिमूव करते हैं तो आपको मालूम है कि I इज प्रोपोर्शनल टू 5K, I इज प्रोपोर्शनल टू 5K। और यही प्रिंसिपल होता है गैल्वेनोमीटर का कि 5 मींस व्हाट, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, और I क्या होता है, करंट। तो जितना करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में वो उसके डिफ्लेक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना कॉइल में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। इट्स द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो I इज प्रोपोर्शनल टू 5K, ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करें तो यहाँ पे कांस्टेंट देना पड़ेगा, I इज इक्वल्स टू K5, I इज इक्वल्स टू K5, वेयर K इज अ कांस्टेंट। K क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, K इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना, विच इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे K कांस्टेंट आ गया, इसको हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 3 एंड ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। दोनों को कंपेयर करो आप, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो आप देख रहे हो I की जगह पे I है, 5 की जगह पे 5 है। तो आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट K जो होता है उसकी वैल्यू हो जाएगी C अपॉन NAB के, ठीक है ना। K इज इक्वल्स टू C अपॉन NAB, वेयर C मीन्स व्हाट, टॉर्शनल रिजिडिटी होता है, N मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स है, A जो है एरिया ऑफ द कॉइल है, एंड B जो होता है वो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो इस तरीके से हम K की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। K मीन्स होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, किस पे कैसे वर्क करेगा। तो I जो रहता है इस प्रोपोर्शनल होता है किसके, 5 के, ठीक है। तो ये था हमारा गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक और टर्म यूज होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और वो होता है सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने 3 गैल्वेनोमीटर्स रखे हुए, इस तरीके से सपोज करिए कि 3 गैल्वेनोमीटर्स है, ठीक है। इसमें जब आप करंट फ्लो करते हो, सपोज करो कि 1 एम्पियर करंट फ्लो किया, तब इसमें जो पॉइंटर था उसने अपनी पोजीशन से चेंज किया, पोजीशन उसमें डिफ्लेक्शन आया, ठीक है। दूसरा जो
गैल्वेनोमीटर है उसमें 0.5 एम्पियर जब करंट फ्लो किया तब उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। और थर्ड वाला जो था उसमें 0.2 एम्पियर करंट फ्लो किया तो उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो तीनों में आप ये चीज देखोगे कि इसमें ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा उसके बाद डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हुआ। इसमें 0.5 के बाद ही डिफ्लेक्शन आ गया, इसमें 0.2 के बाद ही डिफ्लेक्शन आ गया। तो कौन सा ज्यादा गैल्वेनोमीटर जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है? तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किया और उसमें डिफ्लेक्शन आ गया वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर उसमें पास हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाना चाहिए? डिफ्लेक्शन आ जाना चाहिए, ठीक है। इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द डिफ्लेक्शन ऑब्टेन इन द गैल्वेनोमीटर ऑन पासिंग यूनिट करंट इन इट्स कॉइल इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। एंड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, एस से शो करते, और एस इज इक्वल टू होता है फाई अपॉन आई, यूनिट करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। तो आई करंट के लिए अभी हमने देखा आई करंट फ्लो हो रहा था तो डिफ्लेक्शन कितना था? फाई था। तो यूनिट करंट मतलब 1 के लिए कितना हो जाएगा? तो 1 के लिए हो जाएगा फाई अपॉन आई के, ठीक है। तो सेंसिटिविटी एस का फॉर्मूला हो जाएगा, सेंसिटिविटी एस इज इक्वल टू हो जाएगा फाई अपॉन आई के, ठीक है। अभी हमने देखा कि आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, कितना था? सी फाई अपॉन एन ए बी। आई इज इक्वल टू था सी फाई अपॉन एन ए बी, आई की वैल्यू थी। तो ये आई की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देखोगे एस इज इक्वल टू फाई अपॉन आई की जगह रखेंगे यहाँ पे सी फाई अपॉन एन ए बी। तो फाई एंड फाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। एन ए बी को ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी के। तो सेंसिटिविटी का एक और फॉर्मूला हमें मिला, एस इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी के, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए आप कि अभी हमने देखा था कि के की वैल्यू कितनी थी? के गैल्वेनोमीटर जो कांस्टेंट था, के का वैल्यू कितना था? सी अपॉन एन ए बी, सी अपॉन एन ए बी। और अभी हमने जो सेंसिटिविटी निकाला वो क्या निकाला? एन ए बी अपॉन सी। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का क्या है? ये अपोजिट है, तो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के। तो सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेंसिटिविटी एस इज इक्वल्स टू होता है एन ए बी अपॉन सी, एन इज इक्वल्स टू 1 बाई के। दैट इज सेंसिटिविटी और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हमें सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, ठीक है ना, हम तो चाहेंगे कि हमारा गैल्वेनोमीटर ऐसा हो जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर पास हो रहा है तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाना चाहिए। तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है। तो सेंसिटिविटी अगर इंक्रीज करनी है तो इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर जो कांस्टेंट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? तो फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज टू बी हाई, नंबर 1 द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल शुड बी लार्ज। हमारे पास फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एन जितना इंक्रीज करोगे सेंसिटिविटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। सेकंड नंबर, द एरिया ऑफ द कॉइल शुड बी लार्ज। आप देख रहे हो यहाँ पे एरिया, कॉइल का एरिया जितना बड़ा रहेगा उतनी ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर रहेगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर होता है द मैग्नेटिक फील्ड बी शुड बी स्ट्रॉन्ग। ये जो बी की वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट हम लगाते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना सेंसिटिविटी उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। एंड लास्ट नंबर इज द टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ द स्प्रिंग शुड बी लो। और आप देख रहे हो कि सी जो है वो क्या है यहाँ पे? टॉर्शनल रिजिडिटी है। और ये जो टॉर्शनल रिजिडिटी है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। जितना कम होगा उतनी सेंसिटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स है जिस पर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो ये था सेंसिटिविटी, याद रखिएगा। एस इज इक्वल्स टू होता है फाई बाय आई, और सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन सी के, ठीक है। अब इसी के बेस पे अगर हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है अमीटर एंड वोल्ट मीटर में, ठीक है ना, तो उससे पहले एक छोटा सा टर्म है जो आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और उससे बोला जाता है शंट, ठीक है ना। अब शंट क्या होता है? तो शंट क्या होता है? इफ अ हाई करंट इज मेड टू पास थ्रू अ गैल्वेनोमीटर
देन इट मे बी डैमेज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ठीक है ना, अगर आप सपोज करो कि गैल्वेनोमीटर को आपने सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर में अगर सडनली लार्ज करंट फ्लो हो जाए तो उसमें दो टाइप के डैमेजेस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। गैल्वेनोमीटर में दो तरीके के डैमेजेस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। कौन कौन से डैमेजेस हो सकते हैं? नंबर वन ये रहेगा, द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर made up of thin copper wire. Due to high current, large amount of heat is produced, which might be damage in the coil. ठीक है ना, जो कॉइल होती है, अभी हमने बताया कॉपर के थीन कॉपर वायर से मिलकर बना होता है, और उसमें अगर सडनली लार्ज करंट फ्लो हो जाए तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट के कारण कॉइल जो है वो बर्न हो सकता है, जल सकता है। तो एक डैमेज ये हो सकता है। एंड सेकेंड नंबर होता है कि हाई करंट में भी प्रोड्यूस लार्ज डिफ्लेक्शन इन दी कॉइल। अभी हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या कहता है हमें, कि आई इज प्रोपोर्शनल होता है किसके? फाई के। ठीक है, तो जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ज्यादा उसमें क्या आएगा? डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना डिफ्लेक्शन आएगा, और कॉइल जो है वो रोटेट करेगा। तो जब कॉइल जितनी फास्ट रोटेट करेगा तो जो स्टॉप पिन होता है उससे पॉइंटर क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, और उससे जो पॉइंटर है वो क्या हो सकता है? माइट बी ब्रेक ऑन स्ट्राइकिंग विद दिस स्टॉपर पिन। ठीक है ना, जो पॉइंटर है हमारा ब्रेक हो सकता है स्टॉपर पिन से टकराने के कारण, क्योंकि जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है उतना ज्यादा करंट जितना फ्लो होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और उतना फास्ट होने के कारण जो पॉइंटर है जब वो स्टॉप पिन से टकराएगा तो उसके कारण जो पॉइंटर है वो हमारा क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर में यदि सडनली लार्ज करंट फ्लो हो जाए तो उसमें टू टाइप के डैमेजेस हो सकते हैं। नंबर वन, कॉइल बर्न हो सकता है, एंड नंबर टू, जो पॉइंटर था वो क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। इस डैमेज को रोकने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट किया जाता है। आप देख रहे हो ये गैल्वेनोमीटर है, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ हमने देखा है नीचे यहाँ पे क्या किया हुआ है? लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट किया हुआ है। लो रेजिस्टेंस वायर, ये जो है ये कौन सा रेजिस्टेंस है? लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, तो लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट किया जाता है, और ये जो लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट किया हुआ है इज कॉल्ड शंट। इसी को हम बोलेंगे शंट के। ठीक है ना, शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर विच इज ज्वाइंड इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर in order to protect the coil of galvanometer from damages। ठीक है ना, कॉइल को, ये जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल को डैमेज से रोकने के लिए उसके साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारी जो कॉइल है वो सेफ रहती है। कैसे सेफ रहती है? तो सपोज करिए कि टोटल करंट कितना पास हो रहा है। अभी हमने बताया गैल्वेनोमीटर करता क्या है, वो केवल ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, या करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें मेजर नहीं करवाना उससे। तो सपोज करिए कि यहाँ से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, तो 10 एम्पियर है तो ये कंपलसरी नहीं कि पूरा 10 एम्पियर गैल्वेनोमीटर में से ही पास होना चाहिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर गैल्वेनोमीटर में से पास हो गया तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि सर्किट में करंट है कि नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट किया हुआ है। किसको कनेक्ट किया हुआ है? लो रेजिस्टेंस वायर को। ठीक है, तो यहाँ से जो गैल्वेनोमीटर में से करंट पास हो रहा है वो कितना हो रहा है? आईजी करंट पास हो रहा है। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर में से आईजी करंट पास होगा तो जो बाकी का बचा होगा आई माइनस आईजी, वो काय में से जाएगा? यहाँ से जाएगा, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस लो है तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम करंट, जैसे फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर करंट यहाँ से पास हो गया और 8 एम्पियर करंट जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर कॉइल में जो डैमेजेस हो रहे थे वो डैमेजेस वहां पे नहीं होंगे, और मैक्सिमम करंट जो है वो यहाँ से शंट में से होकर पास हो जाएगा। ठीक है, तो शंट इसलिए यूज किया जाता है और वो लो रेजिस्टेंस इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज मैक्सिमम करंट जो है वो यहाँ से पास हो जाएगा, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो कहां से निकलेगा? गैल्वेनोमीटर में से पास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से शंट जो है वो गैल्वेनोमीटर को क्या करता है? सेफ रखने के लिए वहां पे यूज किया जाता है। एंड व्हाट इज शंट? तो शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर, और उसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर के साथ अब उसको जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो शंट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कैसे रखे, इसको कैसे मेजर किया जाएगा? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे कि टोटल करंट कितना था? आई था। आईजी करंट इधर से पास हो रहा है, आई माइनस आईजी, दैट इज शंट का जो करंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आईएस से। ठीक है ना, आईएस इज इक्वल टू आई माइनस आईजी के। ठीक है, तो आई करंट यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। आईजी करंट गैल्वेनोमीटर का करंट है,
और IS जो है वो काय में से पास हो रहा है, शंट में से पास हो रहा है, ठीक है। शंट के रेजिस्टेंस को हम S से रिप्रेजेंट करेंगे और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है इट इज डिनोटेड बाय G, कैपिटल G, बिकॉज गैल्वेनोमीटर के अंदर भी कॉइल होता है, कॉइल में रेजिस्टेंस होगा तो इट इज डिनोटेड बाय G, रेजिस्टेंस को लिए G यूज करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि टोटल करंट बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज I इज इक्वल्स टू IG प्लस IS, वेयर IG मीन्स व्हाट, गैल्वेनोमीटर करंट, एंड IS क्या होता है, शंट करंट, और टोटल करंट I है, तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, IG प्लस IS के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, पहला स्टेज, ठीक है। दोनों काहे में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें क्या चीज सेम होती है, करंट तो डिवाइड हो गया, तो अब क्या चीज सेम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों का कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। जो पोटेंशियल डिफरेंस हम किसका लेंगे, कॉइल का। पोटेंशियल डिफरेंस जो है कॉइल का जो होगा वो इक्वल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शंट, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉइल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शंट। पोटेंशियल की बात करें भाई, ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। तो कॉइल में से करंट कितना पास हो रहा है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल में से IG करंट पास हो रहा है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, G होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉइल कितना हो जाएगा, IG इंटू G हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शंट, शंट का करंट कितना है, IS, ठीक है ना, शंट का करंट IS, और शंट के जो रेजिस्टेंस है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल S, S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो IS इंटू S के, ठीक है। तो ये IG इंटू G इज इक्वल्स टू IS इंटू S के, दोनों का पोटेंशियल सेम है बिकॉज दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू IR के होता है, ठीक है। तो दोनों को हमने इस तरीके से इक्वल कर दिया। इससे हम वैल्यू फाइंड करेंगे IS अपॉन IG की, तो IG को इधर ट्रांसफर किया तो S इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा IS अपॉन IG, ये हो जाएगा G अपॉन S के। तो IS अपॉन IG इज इक्वल्स टू हो जाएगा G अपॉन S के। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड के, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक काम करते, एडिंग बोथ साइड +1, हम दोनों साइड में +1 कर देते, ठीक है ना, क्योंकि हमें रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो ये देखेंगे IS अपॉन IG +1 इज इक्वल्स टू G अपॉन S +1 के, ठीक है। टेकिंग एलसीएम तो ये हो जाएगा IS प्लस IG अपॉन IG, और इधर देखेंगे तो G प्लस S अपॉन S के, ठीक है ना। तो दोनों को हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया तो ये इस तरीके से आया। IS प्लस IG फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, IS प्लस IG किसके इक्वल है, I के इक्वल है, ठीक है ना। तो IS प्लस IG जब I के इक्वल है तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, I अपॉन IG इज इक्वल्स टू G प्लस S अपॉन S के। I अपॉन IG इज इक्वल्स टू G प्लस S अपॉन S के। इसको हम शफल कर देते, अपोजिट कर देते तो ये हो जाएगा IG अपॉन I इज इक्वल्स टू G प्लस S, G प्लस S नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा S अपॉन G प्लस S के, ठीक है ना। इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। क्यों किया, वो इसलिए किया कि अब हमें इसका रेशियो को फाइंड करना है कि हमें कितना शंट का रेजिस्टेंस रखना होगा, तो हमें करंट कितना पास करना है वो देखना पड़ेगा। तो इफ द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज एन पार्ट ऑफ द मेन करंट, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास हो रहा है वो टोटल करंट का एन पार्ट हमें पास करना है, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास हो रहा है इट इज डिनोटेड बाय IG, और गैल्वेनोमीटर का करंट IG है, टोटल करंट I है, इसका एन पार्ट हमें यहाँ से क्या करना है, पार्ट पास करना है, ठीक है। तो I अपॉन N के हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे 5th पार्ट 6th पार्ट इस तरीके से। तो IG इज इक्वल्स टू I अपॉन N के, इस I को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा IG अपॉन I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन N के, ठीक है। तो IG अपॉन I का रेशियो हमें मिल गया, कितना मिल गया, 1 अपॉन N के, ठीक है। ये जो हमारे पास इक्वेशन हमने निकाला था IG अपॉन I इज इक्वल्स टू S अपॉन G प्लस S के, ठीक है ना। तो ये जो हमने निकाला है इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन N इज इक्वल्स टू S अपॉन
G प्लस एस के, ठीक है। ये जो आई जी अपॉन आई है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया 1 अपॉन एन के, ठीक है। तो 1 अपॉन एन इज इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी प्लस एस इज इक्वल टू एन एस, ठीक है। एस को ट्रांसफर करो तो जी इज इक्वल टू एन एस माइनस एस के, ठीक है। इसमें से एस कॉमन ले लिया हमने तो जी इज इक्वल टू एस कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस वन के। तो हमें शंट के रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना है कि शंट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए अगर हमें n पार्ट करंट पास कर रहे हैं। तो s इज इक्वल टू n माइनस वन, इधर डिवाइड में हो जाएगा तो g अपॉन n माइनस वन के, ठीक है ना। तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर में से टोटल करंट का n पार्ट हमें पास करना है तो जो शंट का जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का कितना पार्ट होना चाहिए, n माइनस वन पार्ट होना चाहिए। तो हम गैल्वेनोमीटर करंट जो है वो कितना होगा, टोटल करंट का n पार्ट जो है उसमें से पास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से शंट के रेजिस्टेंस को हम मैनेज करके गैल्वेनोमीटर को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। शंट जब भी आए माइंड में तो बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि शंट मींस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस वायर होता है और इसको गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक शंट। अब इसी के हेल्प से हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे अमीटर एंड वोल्ट मीटर में। अमीटर और वोल्ट मीटर दो अलग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जाता है अमीटर में, ठीक है। तो अमीटर में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले देखें अमीटर क्या होता है। तो अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट डायरेक्टली इन एम्पियर, ठीक है ना। तो अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं, नंबर वन, ठीक है। अब करंट को मेजर करना है तो हेंस इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन दिस सर्किट। अगर हमें करंट को मेजर करना है तो सर्किट का पूरा करंट अमीटर में से पास होना चाहिए, तभी तो वो मेजर कर पाएगा। तो अमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शुड रिमेन अनअफेक्टेड। जब भी हम इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो अनअफेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज करंट इन द सर्किट विल चेंज, ठीक है ना। और इसके लिए क्या किया जाता है, करंट अगर चेंज हो गया तो जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। हेंस इट इज एसेंशियल दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इटसेल्फ शुड बी नेग्लिजिबल, ठीक है। तो जो अमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है ना। नेग्लिजिबल, जीरो तो हो नहीं सकता तो नेग्लिजिबल होना चाहिए। बिकॉज रेजिस्टेंस कम होगा तभी पूरा करंट जो है उस कॉइल में से क्या होगा, पास होगा और अमीटर सारी करंट की वैल्यू को क्या करेगा, एक्यूरेट मेजर कर पाएगा, ठीक है। तो अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और अगर हम आइडियल अमीटर की बात करें तो द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर शुड बी जीरो। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है इसमें। तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो, बट आप भी जानते हो जीरो नहीं होता। तो हम ट्राई करेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, जिससे मैक्सिमम करंट जो है अमीटर क्या कर सके, मेजर कर सके, ठीक है। तो कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है, तो अमीटर इज इंडीड द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो अभी हमने वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर को अभी हमने स्टडी किया, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है गैल्वेनोमीटर का अमीटर, ठीक है ना। द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर हैव सम रेजिस्टेंस। जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कॉपर का वायर लगा हुआ है, उसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर इट्स रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज। जो अगर हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो अभी बताया कि रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, रेजिस्टेंस जो है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे डिक्रीज करेंगे, फॉर दिस अ वायर ऑफ एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस is connected in parallel with the coil of galvanometer and which is called shunt। आप देख रहे हो कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर को हम कनेक्ट करते हैं। किसको कनेक्ट करते हैं, लो रेजिस्टेंस वायर को। और जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपके पास है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो आप देखोगे इसमें कि जैसे ही आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे इसमें, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा काय में,
अमीटर में। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको कि गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर को काय में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। और जब आप ऐसा कनेक्ट करोगे तो इससे ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो गैल्वेनोमीटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा काय में, अमीटर में। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड होता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो देखें तो वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को बताता है। अमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है। एंड जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हेंस इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस दोज पॉइंट ऑफ द सर्किट between which the potential difference is to be measured. ठीक है ना। when it is connected in parallel with those point in the circuit, the resistance of the circuit should remain unaffected. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ये दो पॉइंट्स के बीच में इसको हम कनेक्ट करते हैं तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, अनअफेक्टेड होना चाहिए। ठीक है ना। और इसके लिए क्या जरूरी है, ड्यू टू विच पोटेंशियल शुड बी हाई as to possible, so that when it is connected between the two point across which the potential difference is to be measured, आप देखोगे कि जैसे दो पॉइंट जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है तो इसका पोटेंशियल हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। और आइडियल वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो जो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना। अमीटर का रेजिस्टेंस जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर हमें अमीटर में कन्वर्ट करना है तो रेजिस्टेंस को जीरो करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर हमें गैल्वेनोमीटर को काय में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो एक्यूरेट रीडिंग हमें वहां से मिलेगी। ठीक है ना। और आइडियल वोल्ट मीटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आइडियल वोल्ट मीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अ वोल्ट मीटर इज अ इंडीड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर सिंस इट्स ओन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है। हेंस टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर इट्स रेजिस्टेंस इज टू बी इंक्रीज। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके रेजिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। और वो कैसे करेंगे, फॉर दिस एप्रोप्रिएट हाई रेजिस्टेंस इज ज्वाइन इन सीरीज इन द गैल्वेनोमीटर। आप देख रहे हो कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस को, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना वो ये कि ये जो रेजिस्टेंस है ये हाई रेजिस्टेंस है, इसको हम शंट नहीं बोल सकते। शंट का मतलब क्या होता है, लो रेजिस्टेंस। तो जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हो उस समय लो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, इज कॉल्ड शंट। ठीक है ना। बट जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो इसके साथ हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है, तो ये शंट नहीं है। ठीक है ना। और वो भी कैसे कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो जैसे गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो गैल्वेनोमीटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा काय में, वोल्ट मीटर में। ठीक है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और ये प्रैक्टिकल में भी आप लैब में जब आप जाओगे तो इसको कन्वर्ट करना है। प्रैक्टिकल्स भी है आपके इसमें कि कैसे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो दो पॉइंट्स है जिसको याद रखना है। गैल्वेनोमीटर को यदि अमीटर में कन्वर्ट करना है तो लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, नंबर वन। कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में। ठीक है। और गैल्वेनोमीटर को यदि हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे और वो भी सीरीज में। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर को अमीटर एंड वोल्ट मीटर में। तो दोनों इंस्ट्रूमेंट अभी हमने देखे और उसका जो बेसिक डिफरेंस है अगर हम देखें तो अमीटर क्या करता है भाई, करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ठीक है। अमीटर को सर्किट में जब कनेक्ट किया जाता है तो कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर अमीटर को अगर हमें कन्वर्ट करना है, वोल्ट गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसमें लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट किया जाएगा काय में, पैरेलल में।
और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसमें हाई रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करेंगे काय में, सीरीज में, ठीक है। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 हो जाएगा। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा डिफरेंस है दोनों के बीच में, डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर। इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और प्रैक्टिकल में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उससे और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर एंड वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के स्टडी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।